शाम के 5 बज चुके थे। मुंबई की बारिश अपने पूरे शबाब पर सड़क किनारे की लाइटें पानी में धुंधली परछाइयां बना रही थी। एक पुरानी नीली कार धीरे धीरे राज ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज के मुख्य दफ्तर के सामने रुकी। कार से उतरी सिया त्रिवेदी, लगभग 27 साल की, सादे सूती कुर्ते में, बाल पीछे बंधे हुए, आंखों में गहरी थकान लेकिन चेहरे पर अद्भुत शांति। हाथ में एक फाइल थी, जॉब इंटरव्यू, राज ग्रुप हेड ऑफिस लिखा हुआ। वो इमारत की ओर देखती है, यहीं से सब शुरू होगा, उसने मन में सोचा। सिया एक छोटे से शहर इंदौर की रहने वाली थी। मध्यम वर्गीय परिवार, पिता एक सरकारी क्लर्क, माँ स्कूल टीचर। सिया पढ़ाई में होशियार थी, लेकिन उससे ज्यादा ईमानदार, और यही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी थी। कॉलेज में ही उसे नौकरी का ऑफर मिला, राज ग्रुप नाम की एक बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी से। कंपनी के मालिक थे विक्रम राज, दिखने में सभ्य, प्रभावशाली और करिश्माई। हर न्यूज चैनल और अखबार में उनका नाम इंडियाज यंग बिजनेस आइकन के रूप में छपता था। सिया ने जब पहली बार इंटरव्यू दिया, विक्रम ने खुद उससे मुलाकात की। आपकी आंखों में ईमानदारी झलकती है, मिस सिया, उसने मुस्कुराते हुए कहा था। ऐसे लोग कम होते हैं आजकल। वो शब्द सिया को सच्चे लगे, लेकिन वो नहीं जानती थी कि उस मुस्कान के पीछे कितना जहर छिपा। सिया को फाइनेंशियल एनालिस्ट के पद पर रखा गया। वो मेहनती थी, देर रात तक काम करती, रिपोर्ट्स बनाती, सब कुछ सटीक और ईमानदारी से। धीरे धीरे कंपनी के सारे वरिष्ठ अधिकारी उसकी तारीफ करने लगे। विक्रम उसे अक्सर बुलाता, उसकी राय लेता, और धीरे धीरे दोनों के बीच ट्रस्ट जैसा रिश्ता बन गया। लेकिन हर दिन के साथ विक्रम का असली चेहरा सामने आने लगा। वो उसे फेवर देने के नाम पर निजी बातें करने लगा। कभी कभी रात में कॉल करता, सिया, तुम बहुत अच्छा काम कर रही हो, लेकिन अगर तुम मुझे थोड़ा पर्सनल सपोर्ट दो तो मैं तुम्हें जल्दी प्रमोशन दिला सकता हूँ। सिया ने साफ इनकार किया, सर, मैं सिर्फ अपने काम से आगे बढ़ना चाहती हूँ। विक्रम हंसा, एक ठंडी हंसी जिसमें सत्ता का अहंकार था। काम से सब नहीं चलता, सिया। इस दुनिया में आगे बढ़ने के लिए रिश्ते भी बनाने पड़ते हैं। सिया ने वो कॉल काट दिया। लेकिन उस रात से उसका जीवन बदल गया। अगले हफ्ते ऑफिस में अचानक खबर फैली, सिया ने कंपनी से पैसे गायब किए हैं। अकाउंट्स डिपार्टमेंट ने उसके नाम पर एक फोर्ज ट्रांजैक्शन निकाला था। सबूत नकली थे, लेकिन इतनी चालाकी से बनाए गए कि कोई शक नहीं करता। सिया ने सफाई देने की कोशिश की, लेकिन कोई नहीं सुना। विक्रम ने एक मीटिंग में कहा, हमारे पास ठोस सबूत है। मैं चाहता था सिया पर भरोसा करूं, लेकिन अब कानून को तय करने दीजिए। पुलिस आई, सिया को ऑफिस से ही गिरफ्तार किया गया। समाचार चैनलों ने चलाया, यंग एनालिस्ट अरेस्टेड इन कॉर्पोरेट फ्रॉड केस। मामपिता की आंखों से भरोसे की चमक बुझ गई। मोहल्ले वाले उसे चोरनी कहने लगे। वो टूट चुकी थी, लेकिन भीतर एक आग बाकी थी। थाने के अंधेरे सेल में सिया बैठी थी। दीवार पर लगी गंदी ईंटों के बीच से सीलन टपक रही थी। इंस्पेक्टर ने झुककर कहा, मैडम, पैसे लिए होते तो आज आराम से बैठी होती, अब भुगतो। वो वही क्षण था जब सिया ने खुद से वादा किया, अब मैं लौटूंगी, लेकिन सिया बनकर नहीं, एक आग बनकर। केस तकनीकी कारणों से बंद हुआ क्योंकि कोई ठोस सबूत नहीं मिला, लेकिन उसकी नौकरी, उसकी इज्जत, सब खत्म हो गया। लोगों ने कहा, अब कौन उसे नौकरी देगा, पर सिया ने तय कर लिया था, वो सिस्टम को भीतर से बदलेगी। उसने पढ़ाई शुरू की, दिन रात बस एक ही लक्ष्य, सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन। 3 साल लगे, लेकिन सिया ने कर दिखाया। वो इंडियन रेवेन्यू सर्विस (IRS) में चुनी गई। जब उसका नाम सिया त्रिवेदी, IRS ऑफिसर, बैच 2024 के रूप में आया तो देश के हर अखबार में छपा। उस दिन उसने अपने आईने के सामने खड़े होकर कहा, अब देखना विक्रम राज, तुम्हारा साम्राज्य रहेगा। अब वो उसी राज ग्रुप के दफ्तर के सामने खड़ी थी, जहां से उसे कभी अपमानित करके निकाला गया था। लेकिन अब
उसकी पहचान कुछ और थी। डेप्यूटी कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स सिया त्रिवेदी, IRS। वो अंदर गई। रिसेप्शनिस्ट ने मुस्कुराकर पूछा, आप अपॉइंटमेंट लेकर आई हैं, मैडम? सिया ने एक हल्की मुस्कान दी। अपना ID कार्ड टेबल पर रखा। आज अपॉइंटमेंट नहीं, सर्वे टीम लेकर आई हूँ। साथ में दर्जनों अधिकारी। इनकम टैक्स रेड शुरू हो चुका था। विक्रम राज की आंखों से नींद गायब हो गई। वो अपने केबिन में घबराया बैठा था। दरवाजा खुला। सिया अंदर आई। मिस्टर विक्रम राज, उसने ठंडे स्वर में कहा, अब हम आपके अकाउंट्स देखेंगे, शायद पुराने वाले भी। विक्रम ने उसे पहचान लिया। सिया, तुम? वो हकला गया। तुम्हारा केस तो? सिया मुस्कुराई। हाँ, वो केस झूठा था, पर अब असली केस मैं खोलूंगी। रेड शुरू हुई। लाखों के नकली बिल, विदेशों में ट्रांजैक्शन और भ्रष्ट नेताओं के साथ गोपनीय फाइलें मिलने लगी। विक्रम का चेहरा पीला पड़ गया। वो धीरे से बोला, तुम नहीं जानती सिया, इसमें कौन कौन शामिल है। यह सिर्फ मेरा मामला नहीं है, ऊपर तक डोरे जाती हैं। सिया ने उसकी आंखों में देखा। कानून सबके ऊपर होता है। उसी वक्त दरवाजा खुला। एक ऊंची कदकाठी वाला आदमी अंदर आया। मंत्री सुरेश नायर, जो शहर के सबसे प्रभावशाली नेता थे। उन्होंने ठंडी आवाज में कहा, रेड बंद करो। सिया, ये मामला अब मंत्रालय देखेगा। कमरे में सन्नाटा फैल गया। सिया ने उसकी ओर देखा। माफ कीजिए सर, ये आदेश ऊपर से आया है, सीधे सेंट्रल विजिलेंस कमीशन से। विक्रम और मंत्री दोनों के चेहरों का रंग उड़ गया। सिया ने दस्तावेज खोले, लेकिन तभी बिजली चली गई। अंधेरे में किसी ने मेज पर रखी फाइल उठा ली। लाइट वापस आई। फाइल गायब थी। सिया ने कमरे के चारों ओर नजर दौड़ाई। विक्रम भी नहीं था, सिर्फ कुर्सी हिल रही थी। उसने धीरे से कहा, खेल अभी शुरू हुआ है। अगले दिन अखबारों की हेडलाइन थी, इनकम टैक्स रेड एट राज ग्रुप, की फाइल्स मिसिंग, बिजनेसमैन विक्रम राज डिसअपियर्स। लेकिन असली झटका अभी बाकी था, क्योंकि उसी रात सिया के घर एक गुमनाम लिफाफा पहुंचा। उसमें सिर्फ एक फोटो थी, सिया अपने पिता के साथ, और पीछे खड़ा था वही मंत्री सुरेश नायर। नीचे लिखा था, सच तुम्हारे घर से शुरू होता है। सिया, रात के 12 बज रहे थे। मॉनसून की बूंदें खिड़की से टकराकर अंधेरे में गुम हो रही थी। सिया अपने डेस्क पर बैठी थी। सामने वही लिफाफा, जिसमें थी एक पुरानी तस्वीर। तस्वीर में सिया के पिता गोपाल त्रिवेदी, सादे कपड़ों में, मुस्कुराते हुए। उनके पीछे खड़ा था वही आदमी, मंत्री सुरेश नायर। सिया की उंगलियां कांप गईं। वो बुदबुदाई, पापा, और ये आदमी कैसे? फोटो के पीछे एक पंक्ति लिखी थी, तुम्हारे पिता ने जो सौदा किया था, उसकी कीमत अब तुम चुकाओगी। सिया का दिमाग तेजी से घूम रहा था। उसे बचपन के कुछ पल याद आए। पिता अक्सर देर रात तक किसी के साथ फोन पर बात करते थे। माँ पूछती तो कहते, ऑफिस का काम है। लेकिन अब सिया सोच रही थी, क्या वो ऑफिस का काम नहीं बल्कि किसी सौदे का हिस्सा था। वो उठी, एक पुरानी अलमारी खोली और पिता की पुरानी डायरी ढूंढने लगी। कई पुरानी फाइलों के बीच उसे एक छोटी नोटबुक मिली, जिसके पहले पन्ने पर लिखा था, अगर मेरे साथ कुछ हो जाए तो यह डायरी सच बताएगी। सिया की सांसें तेज हो गईं। डायरी के पन्नों में जो लिखा था, वो किसी डरावनी हकीकत से कम नहीं था। गोपाल त्रिवेदी, जो टैक्स डिपार्टमेंट में क्लर्क थे, दरअसल एक विसलब्लोअर बनने वाले थे। उन्होंने सुरेश नायर और विक्रम राज की काले धन की फाइलें देख ली थी, पर इससे पहले कि वो रिपोर्ट बनाते, उन्हें ट्रांसफर कर दिया गया और फिर 1 महीने बाद उनकी हार्ट अटैक से मौत हो गई। सिया की आंखों में आंसू आ गए। तो पापा की मौत हादसा नहीं थी, वो कांपते हुए बुदबुदाई। वो उन्हें चुप कराने की साजिश थी। सिया अब समझ चुकी थी। विक्रम राज, मंत्री सुरेश नायर और कुछ बड़े अफसर, सब एक करप्शन सिंडिकेट का हिस्सा है। उसने डायरी की कॉपी स्कैन की, सबूत सुरक्षित रखे और अगली सुबह सेंट्रल इन्वेस्टिगेशन सेल CIC के डायरेक्टर से मिलने का निर्णय लिया। लेकिन अगली सुबह
जब वो ऑफिस पहुंची तो दरवाजे पर ही 2 अज्ञात लोग खड़े थे। मैडम, आपसे कुछ लोग मिलना चाहते हैं, रिसेप्शनिस्ट बोली। सिया ने कहा, कौन? सर, वो कह रहे हैं आपका पुराना केस दोबारा खुल गया है। सिया ठिठक गई। वो अंदर गई और सामने बैठे थे 2 पुलिस अधिकारी। मैडम, आपके खिलाफ पुराने फ्रॉड केस में नई शिकायत दर्ज हुई है। कहा गया है कि आपने इनकम टैक्स रेड में गलत तरीके से फाइलें जब्त की हैं। सिया ने शांत स्वर में पूछा। शिकायतकर्ता कौन है? अफसर ने जवाब दिया, विक्रम राज। सिया मुस्कुराई। विक्रम अब छिपा हुआ है, फिर ये शिकायत कैसे दी? अफसर झेंप गया। मैडम, शिकायत मेल से आई है, मंत्रालय से निर्देश भी आए हैं कि आप फिलहाल ड्यूटी से सस्पेंड रहें, जांच पूरी होने तक। यह वही चाल थी, सिस्टम को सिस्टम से हराने की। सिया समझ गई कि उसके खिलाफ अब सत्ता का इस्तेमाल किया जा रहा है, लेकिन वो झुकने वालों में नहीं थी। उसने कहा, आप मुझे सस्पेंड कर सकते हैं, लेकिन सच को नहीं रोक सकते। उधर विक्रम राज की तलाश में मीडिया और एजेंसियां लगी थी। कहते हैं उसने देश छोड़ दिया है। लेकिन एक रात सिया को एक अज्ञात कॉल आया। सिया, वो आवाज भारी थी, लेकिन जानी पहचानी। तुम सच जानना चाहती हो ना? तुम्हारे पिता ने क्या किया था? सिया ने सावधानी से पूछा। तुम कौन हो? आवाज आई, विक्रम राज। लेकिन मैं अब वो नहीं हूँ जो तुम समझती हो। मेरे पास वो फाइल है जो सब बदल देगी। सिया बोली, कहाँ मिलना है? जहाँ सब शुरू हुआ था, पुराने फैक्ट्री गोदाम में। कॉल कट गया। रात 11 बजे सिया अकेली उस फैक्ट्री पहुंची। बिल्कुल सुनसान जगह थी, अंदर धूल, जंग लगे मशीनें और टूटे शीशे। अचानक पीछे से एक आवाज आई, तुम आ गई। विक्रम छाया से बाहर आया, थका हुआ, डरा हुआ, चेहरे पर दाढ़ी, आंखों में डर। सिया ने कठोर स्वर में कहा, तुम्हें कानून से डर नहीं लगता? विक्रम विक्रम बोला, कानून से नहीं, उन लोगों से जो कानून को खरीद लेते हैं। सिया ने कहा, तुमने मेरे साथ जो किया उसकी सजा तो मिलेगी। विक्रम हंसा, तुम अभी तक नहीं समझी। सिया, तुम्हारे पापा ने ही मुझे बचाया था। सिया जैसे पत्थर बन गई। क्या बकवास है ये? विक्रम ने फाइल उसके सामने रखी। तुम्हारे पापा ने सुरेश नायर के खिलाफ सबूत दिए थे, लेकिन उसी के बदले उन्होंने मुझे बचाने का सौदा किया। उन्हें लगा मैं निर्दोष हूँ। सिया के कदम लड़खड़ा गए। नहीं, मेरे पापा ऐसा नहीं कर सकते, विक्रम बोला। उन्होंने सोचा सच से किसी की जिंदगी नहीं खेलनी चाहिए, लेकिन वो खुद खेल गए। सिया ने गुस्से से कहा, अगर तुम सच बोल रहे हो तो फिर उन्होंने ये डायरी क्यों छोड़ी? विक्रम ने ठंडी हंसी हंसी, क्योंकि वो खुद पछता रहे थे। और अब अगर मैं मर गया तो सबूत खत्म हो जाएंगे। अचानक बाहर से कार की तेज आवाज आई। 2 गाड़ियां फैक्ट्री के बाहर रुकी। सशस्त्र लोग अंदर घुस आए। विक्रम चिल्लाया, भागो। सिया, वो लोग मंत्री के हैं। गोलियों की बौछार हुई। विक्रम गिर पड़ा, उसके सीने में गोली लगी। सिया झुककर बोली, कौन है वो लोग? विक्रम ने धीरे धीरे कहा, वो तुम्हारे घर से कोई अंदर का है। और उसकी सांस थम गई। सिया के हाथों में खून था, आंखों में आंसू, लेकिन मन में सिर्फ एक सवाल। मेरे घर से अगली सुबह न्यूज चैनलों पर खबर थी, बिजनेसमैन विक्रम राज फाउंड डेड, ऑफिसर सिया त्रिवेदी मिसिंग फ्रॉम सीन। मंत्री सुरेश नायर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। हमारी सरकार कानून पर भरोसा रखती है। अगर अधिकारी सिया त्रिवेदी दोषी हैं, तो उन्हें सजा मिलेगी। लेकिन उसी वक्त सुरेश नायर के घर के बाहर एक पार्सल आया। उसमें एक पेन ड्राइव थी। फाइल का नाम ऑपरेशन ब्लैक ट्रूथ पार्ट 1 और उसके आखिरी फ्रेम में लिखा था, यह शुरुआत है, अंत नहीं। रागिनी वर्मा, वही लड़की जिसे कभी बड़े बिजनेसमैन विक्रम मेहता ने अपने लालच और स्वार्थ के लिए इस्तेमाल किया था, अब वही रागिनी एक सशक्त इनकम टैक्स ऑफिसर बनकर उसके सामने खड़ी थी। छापा मारने आई थी उसकी हवेलीनुमा कंपनी मेहता ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज पर। विक्रम को अब भी यकीन नहीं था कि जिसे उसने एक कमजोर लड़की समझा था,
वो अब उसकी सबसे बड़ी सजा बनकर लौटी है। मेहता हवेली के बाहर सायरन गूंज रहे थे। सीसीटीवी कैमरों में घबराए हुए कर्मचारियों के चेहरे नजर आ रहे थे। रागिनी सफेद साड़ी में, कंधे पर इनकम टैक्स का बैज लिए, आत्मविश्वास से अंदर दाखिल हुई। विक्रम के चेहरे पर बनावटी मुस्कान थी। मैडम, आपको तो हम जानते हैं। आप तो रागिनी रागिनी की आंखों में ठंडा सन्नाटा था। अब मैं सिर्फ रागिनी नहीं हूँ, मिस्टर मेहता। मैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की चीफ इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर हूँ और आज मैं आपके सभी काले सौदों की गिनती करने आई हूँ। विक्रम का चेहरा उतर गया। उसने झट से अपने लॉयर को बुलाया, पर रागिनी ने उसे रोक दिया। आपके वकील को भी बोल दो, वो बस सुनने आएंगे, बचाने नहीं। रागिनी की टीम ने चारों तरफ फाइलें, लैपटॉप, लॉकर सब खोल दिए। फेक कंपनियों के नाम पर बने अकाउंट्स सबके सब एक एक कर सामने आने लगे। विक्रम चिल्लाया, तुम मुझसे बदला ले रही हो, रागिनी। ये सब पर्सनल है। रागिनी बोली, नहीं विक्रम, बदला तब होता है जब कोई गुस्से में कुछ गलत करे। मैं न्याय कर रही हूँ उस लड़की के लिए जिसकी जिंदगी तुम्हारी झूठी चमक में अंधेरी हो गई थी। जांच के दौरान अचानक एक पुराना डायरी बॉक्स मिला। उसमें वो सारे कागज थे जिनसे विक्रम ने कई बड़े नेताओं और अफसरों को रिश्वत दी थी। साथ ही एक पुरानी पेन ड्राइव भी निकली। रागिनी ने वो पेन ड्राइव चलाई। स्क्रीन पर वो वीडियो चला जिसमें विक्रम और कुछ मंत्री बड़ी डील्स तय कर रहे थे। सब कुछ रिकॉर्ड था, ब्लैक मनी, जमीन कब्जे और महिलाओं का शोषण। रागिनी ने ठंडी आवाज में कहा, अब तुम्हारे पापों की गिनती सिर्फ टैक्स ऑफिस में नहीं, कोर्ट में भी होगी। विक्रम बौखला गया। तुम सोचती हो मैं रुक जाऊंगा? मेरे रिश्ते बहुत ऊपर तक हैं, तुम्हें भी मिटा दूंगा। रागिनी उसकी आंखों में सीधा देखती है। एक औरत को मिटाने की कोशिश तुमने पहले भी की थी, पर भूल गए थे, राख से जो उठती है वो औरत नहीं, आंधी बन जाती है। रात को अचानक बिजली चली गई। टीम के कई लोग डर गए, लेकिन रागिनी शांत रही। उसी अंधेरे में पीछे से एक गोली चली। ठाय, वो गोली रागिनी के पास से गुजर गई और दीवार में धंस गई। रागिनी ने मुड़कर देखा। दरवाजे पर खड़ा था इंस्पेक्टर सतपाल सिंह, जो विक्रम का साथी था। वो पहले भी कई केस दबा चुका था। रागिनी बोली, तो तुम भी इसमें शामिल हो? सिस्टम के रखवाले होकर सिस्टम के दुश्मन बन गए? सतपाल हंसा। तुम सोचती हो सच दिखाने से कुछ बदल जाएगा? सत्ता के आगे तुम्हारी ईमानदारी टिकेगी? रागिनी आगे बढ़ी, बिना डरे। हाँ, टिकेगी। क्योंकि जब एक औरत अन्याय के खिलाफ खड़ी होती है तो पूरा सिस्टम झुकना सीख जाता है। अचानक पीछे से उसकी टीम ने सतपाल को पकड़ लिया। विक्रम, जो भागने की कोशिश कर रहा था, कैमरों में कैद हो गया। अब कोई रास्ता नहीं बचा था। अगली सुबह सभी बड़े न्यूज़ चैनल्स पर एक ही खबर थी, मेहता ग्रुप पर इनकम टैक्स का सबसे बड़ा छापा, करोड़ों की ब्लैक मनी और नेताओं की डील उजागर। रागिनी के चेहरे पर एक हल्की मुस्कान थी। उसने खिड़की से बाहर देखा, वही शहर, वही लोग, लेकिन अब हवा में सच्चाई की खुशबू थी। उसकी माँ उसके पास आई। बेटा, अब तो चैन मिला। रागिनी ने कहा, चैन नहीं माँ, पर सुकून जरूर, क्योंकि मैंने सीखा, जो दर्द किसी और ने दिया उसी दर्द को अगर हिम्मत बना लो तो इंसाफ मिलना तय है। रागिनी एक कॉलेज के मंच पर भाषण दे रही थी। जीवन में बुराई हमेशा ताकतवर लगती है, पर सच्चाई कभी हारती नहीं। और जब सच्चाई के साथ एक औरत की हिम्मत जुड़ जाती है तो हर विक्रम मेहता को गिरना पड़ता है। सभी तालियों से हॉल गूंज उठा। रागिनी मुस्कराई, और याद रखो, अपराधी वो नहीं जो अपराध करता है, अपराधी वो है जो चुप रहता है। कैमरा उसके दृढ़ चेहरे पर रुकता है। पीछे धीरे धीरे संगीत उभरता है। एक और औरत की कहानी जो झुकी नहीं, टूटी नहीं, बदली नहीं, बदला लिया।